ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल अपन ने बम 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 पढ़ा था जिंदगी के अंदर। एंड में तुम थोड़ा सा बेहोशी के मूड में आ चुके थे कि अब अगर सर आपने आगे पढ़ाया तो हम सुसाइड कर लेंगे। बोलो हाँ या ना। दो तीन लोगों ने चाकू भी निकाल लिया था, सुसाइड नहीं, मेरे को मारने के लिए। बोलो हाँ या ना। लड़कियां दिखती सिर्फ भोली है, बाकी गुस्सा बहुत ज्यादा भरा हुआ है सब लड़कियों के अंदर। ठीक है, इतना गुस्सा मत किया करो। ठीक है, लेट्स गो, स्टार्ट करें। बोलो हाँ या ना। ठीक है, बर्फ लेके घुमा करो जरा जेब वेब के अंदर। समझ में आ रहा है सबको? हाँ या ना। चलो स्टार्ट करें। अरे हाय माइन हाय। चलो स्टार्ट करें। बोलो हाँ या ना एवरीबॉडी। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, लाइफ के अंदर एक चीज याद रखना, मतलब ऐसा नहीं पर्सनली मैं किसी को बोल रहा हूं, गुस्सा और फनी होना ये दो चीजें। फनी होना मतलब बहुत खुशी होना। तुम अभी छोटे हो, तुमको एक्सपीरियंस है, ये चीजें समझ में आएगी, पर एक्सपीरियंस बुरे होंगे, ठीक है, तो फिर फटके हाथ में आएगी तो समझ में आएगी। क्लियर है? तो याद रखना, अगर तुम लाइफ में बहुत खुश हो, अगर तुम लाइफ में बहुत, तो किसी को कोई वादा नहीं देना। अगर तुम लाइफ में बहुत खुश हो तो किसी को कोई वादा नहीं देना, आप कितने भी क्यों ना खुश हो। ठीक है, कोई प्रॉमिस किसी को नहीं करना। आदमी हमेशा खुशी में बहुत प्रॉमिस करता है। तुमने दारू पिए हुए लोगों को देखा है? कितने खुश होते हैं, तो ये मेरा भाई है, मैं तेरे साथ हमेशा खड़ा रहेगा, ये वो फलना ढकना, ठीक है, तेरे घर को मैं संभाले, बीवी बच्चों सबको मैं संभालेगा। तो खुशी, ओवर खुशी में वादा निकलता है। क्लियर है कंसेप्ट? और गुस्से में ना हमेशा डिसीजन निकलता है। अगर आप बहुत गुस्से में हो ना, ये साला मैं करके रहेगा, काय को, कभी नहीं। गुस्से में हो कोई डिसीजन नहीं लेना, खुशी में वादा नहीं करना, गुस्से में डिसीजन नहीं लेना। गुस्से में लिया हुआ डिसीजन गिल्ट क्रिएट करेगा। खुशी में किया हुआ वादा आप जिंदगी भर नहीं निभा पाओगे, क्योंकि आपने वो खुशी में किया था। जिंदगी भर थोड़ी ना खुशी में रहोगे। ठीक है, तो ये दो चीजों को याद रखना। खुशी में किसे, बोलो, खुशी में किसी से, और गुस्से में कोई डिसीजन नहीं लेना। आपको लाइफ में कोई भी डिसीजन लेना है, अगर मैं आपको परम ज्ञान बांटू आज का, नहीं बांटू तो चक चक क्यों कर रहे हो बीच में? अगर मैं आज का परम ज्ञान आपको बांटू तो मैं आपको यह बोल सकता हूं, कभी भी आपको कोई डिसीजन लेना है, लाइफ का बहुत बड़ा डिसीजन, इफ यू वांट टू टेक अ बिग डिसीजन ऑफ लाइफ, तो आपने खुद को पूरी दुनिया से काटते हुए 2 दिन किधर तो भी चले जाना चाहिए। सेक्लूडेड प्लेस पे, अकेले हो, जहां नेचर साथ में है, ऐसी वाली जगह। ठीक है, जहां शांति है, नदी बह रही है। लोनावाला गया तो भी चल, जंगल बेस्ट ना। सच्ची, मैंने मेरे लाइफ के सबसे अच्छे डिसीजंस ऐसी जगहों पे लिए हैं। ट्रेकिंग करते हुए जंगल में, ठीक है, एक आधे किसी आश्रम में, जहां मेरे पास कोई सेलफोन नहीं था, मेरे को सजेशन देने वाले कोई दोस्त नहीं थे, मेरे को पूछने वाले कोई मेरे पेरेंट्स नहीं थे, और कोई समझाने वाला कोई वो भी नहीं थी। ठीक है, पर अब सीरियसली अगर इस चीज को सोचो, तो तुम पीस ऑफ माइंड में जो डिसीजन लेते हो ना, वो तुम गुस्से में हो तो भी कैरी करोगे, और तुम खुशी में हो तो भी कैरी करोगे, क्योंकि तुमने पीस ऑफ माइंड में लिया है। गुस्से में भी थोड़ा बहुत तो पीस दिमाग में 10% होता ही है, खुशी में भी 10% पीस दिमाग में होता ही है, तो आदमी कभी उसको भूल नहीं सकता। बीइंग पीसफुल ये ह्यूमन नेचर है। हंसी खुशी ये अपर वाला ग्राफ है, गुस्सा दुख लोअर वाला ग्राफ है। आप अगर स्ट्रेट लाइन वाला डिसीजन लोगे, पीसफुल वाला, तो अपर ग्राफ में भी काम में आएगा, लोअर ग्राफ में भी काम में आएगा। समझ में आ रहा है? ये बाबा जी का ज्ञान यहां पे हुआ खत्म। स्टार्ट करते हैं, कॉन्सेंट्रेट करना, अच्छे तरीके से ध्यान देना। रेडी? आर यू रेडी? कल हमने कहां तक पढ़ा था बच्चों? हाँ, राइट ऑफ, पेज नंबर बताओ मेरे को जिंदगी में। 3.13। ओ माय द गॉड्स, ये भी हो गया था ना? हाँ, ये ना, लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। आर यू रेडी? पढ़िए इसको अच्छे तरीके से। कल का कुछ रिवाइज वाइज किए जिंदगी में?
माइनर पार्टनरशिप में से रिटायर हो सकता है क्या? हाँ, मेजर होने के पहले। क्या माइनर मेजर होने के पहले पार्टनरशिप से रिटायर हो सकता है? बोलो हाँ, है ना? पर अगर ऐसा कोई करेगा तो वो थोड़ा सा बेवकूफ ही रहेगा। जब आपको बैठे बैठे फुकट के बेनिफिट मिल रहे हैं, क्यों टेंशन ले रहे हो जिंदगी में? लाइबिलिटी भी नहीं है, अनलिमिटेड। बुक तो वो माइनर रहते वक्त भी चेक कर सकता है। क्या मेजर होने के बाद कर सकता है? वो तो है ही, पर माइनॉरिटी के वक्त भी तो चेक कर सकता है, नहीं तो पता कैसे चलेगा बेनिफिट कैसे लेना है? क्लियर है? तो मेजर होने के बाद भी बुक चेक कर सकता है, माइनॉरिटी के वक्त भी बुक चेक कर सकता है, पर माइनर ने कभी भी, अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो आप क्यों छोड़ोगे ना फर्म? समझ में आ रहा है बेटा? अब आ रहा नहीं आ रहा? पक्का सो मेरे तरफ देखो। नहीं मेरे तरफ शर्माओ मत, मेरे तरफ देखो। नहीं आ रहा, सेटिस्फाइड नहीं है? बोलो बेटा क्या हुआ? हाँ, मेरे को देख के, चेहरा देख के समझ में आता है थोड़ा, कैसा नहीं समझ में। बोलो। किसी दोस्त ने पूछा क्या सवाल है? तुमने खुद से पूछ लिया? ठीक है, रिलैक्स रिलैक्स, गहरी सांस लो, बोलो ओम, बोलो ओम। अबे हंसो मत, वो नर्वस हुआ है और कुछ नहीं, ठीक है? ओके, ये दिक्कत है आपको, ठीक है? तो बोलो कोई दिक्कत नहीं। और मैं क्या राक्षस हूँ क्या? इतना डर क्यों रहे हो मुझसे? ठीक है, मैं दोस्त हूँ भाई। इधर देख, डील है अपना, समझ में आ रहा है? ये पागल है सब लोग, टेंशन मत लें, ठीक है? अपन समझेंगे अच्छे से। एक बात याद रखना, बोला है कि ही कैन स्यू फॉर हिज शेयर्स और द अकाउंट्स व्हेन सेवरिंग ऑल कनेक्शंस विद द फर्म। तो सेवरिंग ऑल कनेक्शंस विद द फर्म जब आप करते हो तो एनीवेज आप खुद का शेयर लेके जाओगे, एनीवेज लेके जाओगे। ऑब्वियसली शेयर निकालने के लिए आपको अकाउंट्स तो चेक करना ही पड़ेगा। बोलो हाँ या ना? पर जब आप फर्म में हो और आप फर्म के पार्टनर हो, भले ही बेनिफिट के लिए, जबरदस्ती किया था क्या किसी ने? उन्होंने आपको ऐड किया बेनिफिट के लिए, उनको पता था आप काम नहीं करने वाले, उनको पता था कि आप कोई भी असेट के थ्रू या लाइबिलिटी के थ्रू मदद नहीं कर सकते। जब ये पोजीशन है, उन्हें पता है और उन्होंने आपको फर्म में ऐड किया है और आपको खुद का प्रॉफिट शेयर चाहिए ईयरली, अगर आप माइनर हो, पर्सनली समझते हैं थोड़ा, ठीक है? अगर आप माइनर हो और आपको ईयरली प्रॉफिट शेयर चाहिए खुद का, तो बिना अकाउंट्स के डिराइव हो पाएगा क्या? जोर से बोलो। नहीं। तो ये इंप्लाइड अजम्पशन है हर पार्टनर का, भले ही माइनर रहे या मेजर, कि वो फर्म के अकाउंट्स को चेक कर सकता है, उसके सिवा शेयर निकल ही नहीं सकता। नहीं तो उन्होंने उठा के आपको दे दिया, ये ले तेरे 10 लाख रुपए, तुम बोले मेरा शेयर क्या है, बोले ब्र, चल पाएगा? आप चलने दोगे? फिर भी आप केस कर सकते हो, हाँ है ना? अब वहां पे उन्होंने सेवरिंग के केस में क्यों लिखा है? बिकॉज सेवरिंग के केस में आप शेयर लेके जा सकते हो, ये उनको बोलना है। अब शेयर लेके जा सकते हो तो किस हिसाब से? अकाउंट्स के हिसाब से। अब समझ में आया? पक्का? कोई दिक्कत? पक्का नहीं? श्योर? और ऐसे नर्वस नहीं होना, अपन ने क्वेरी पूछी, अपना हक है, ठीक है? बोलो हाँ, व्हाट द हक, ठीक है? चलो स्टार्ट करें, बोलो हाँ है ना? लेट्स गो। नेक्स्ट चीज, आगे बढ़ो बच्चों में, पक्का? एवरीबॉडी, ओके लेट्स गो। लीगल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टनर कमिंग इन एंड गोइंग आउट। एक तो आ रिया है, नहीं तो जा रिया है। तो लीगल कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? पहला लीगल कॉन्सिक्वेंस तो मैं ही आपको बोल देता, डिसोल्यूशन। ये तो तय है। सबसे पहला कॉन्सिक्वेंस क्या है बोले एक बार? डिसोल्यूशन। ये तो क्या है बोले एक बार? तय है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? अच्छा, बुक्स किस किस को नहीं मिली? सबको मिल गई है? अब नीचे से कलेक्ट कर लेना, आ गई है, ठीक है? ओके, सो क्या होना चाहिए बोले एक बार? जैसे डिसोल्यूशन। अब मैं एक एक चीज पढ़ता हूं, मुझे पूरा कंसंट्रेशन बोर्ड पे चाहिए। नो न्यू पार्टनर कैन बी इंट्रोड्यूस इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। विदाउट द कंसेंट ऑफ मेजॉरिटी बोला है या ऑल बोला है? जब भी ऑल का अप्रूवल लगता है, हम बच्चों उसको कहते हैं यूनानिमस रेजोल्यूशन। क्या कहते हैं? यूनानिमस। यूनानिमस मतलब यूनानिमिटी सुना है आपने? यूनानिमिटी मतलब सबका एक ओपिनियन है, क्लियर है? यूनानिमस मतलब सबका एक अप्रूवल है, एक ने भी मना नहीं किया, सबने हाँ बोला है। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? नीचू, द लाइबिलिटीज ऑफ द न्यू पार्टनर ऑर्डिनरली कमेंस फ्रॉम द डेट व्हेन ही इज एडमिटेड एज अ कैबलिक बाजू से पार्टनर। जब से वह पार्टनर करके एडमिट हुआ तब से उसकी लाइबिलिटी कमेंस। इसके लिए एक छोटी सी टाइमलाइन दू, चलेगा? लाइन हमेशा
सीधी मारनी चाहिए, बोलो हाँ है ना। सो अगर मैं बोलूं ये फर्म चल रहा था, फर्म के अंदर पार्टनर थे एक्स वाई जेड, डिपेंडिंग ऑन आपकी क्या कैपेसिटी है, ठीक है। सो फर्म के अंदर पार्टनर थे कौन, बोले एक बार, एक्स वाई एंड जेड। बाद में ऐड हुआ न्यू पार्टनर ऐड हुआ 1 जून 2000। इतना जोक बताया जिंदगी में उस दिन मैंने आपको, 25 1 जून 2000 को न्यू पार्टनर ऐड हुआ, नाम था पी। नाम क्या था, पी। फर्म ने लोन लेके रखा था या क्रेडिटर से एग्रीमेंट किया था ट्रेड क्रेडिट का, और डेट ड्यू था ₹10 लाख का। लाइबिलिटी क्रेडिटर के खिलाफ, किसके खिलाफ बोले एक बार उसे, क्रेडिटर। एक चीज को याद रखना, कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। सो क्रेडिटर के खिलाफ 10 लाख का लाइबिलिटी था। मुझे एक बात बताओ, क्या पी इस 10 लाख की लाइबिलिटी के लिए लाइबल है? जोर से बोलो, नहीं। पर आगे अगर कोई 50 लाख का नया लाइबिलिटी रेज होता है पी ज्वाइन करने के बाद, तो क्या इस क्रेडिटर के लिए पी लाइबल है? समझ में आया पक्का, हाँ है ना। जोर से बोलो सर, ना। अगला वाला सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट, सो लाइबिलिटीज कमेंस फ्रॉम डेट ही इज एडमिटेड। अ न्यू फर्म इंक्लूडिंग अ न्यू पार्टनर who joins it may agrees to assume a, पढ़ रहे हो मेरे साथ जिंदगी में, नहीं पढ़ रहे हो? साथ में पढ़ो जरा मेरे। द न्यू फर्म से 1 2 3 बोलो क्या है? न्यू पार्टनर who joins it may agree to assume the liability for existing debt of the old firm and creditors may agree to accept the new firm as their debtor and discharge the old partners. Discharge क्या वाली बात उसे? ओल्ड पार्टनर। क्लियर है? मतलब न्यू फर्म की न्यू लाइबिलिटी, नया गड़ी नया राज। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। Assume the liability of existing debtor of the old firm and creditor may agree to accept a new firm and their debtors discharge the old। मतलब सिंपली यहां पे लिखना है, साइड में सेंटेंस लिखना, old firms liabilities and creditors, old firms liabilities and creditors will be transferred to new firm, will be transferred to new firm will be transferred to new firm if they accepts the same, if they accepts the same, if they accepts the same। लिख लिया सबने, हाँ है ना। नेक्स्ट, क्रेडिटर्स कंसेंट इज नेसेसरी इन एवरी केस टू मेक अ ट्रांजैक्शन ऑपरेटिव। क्रेडिटर का कंसेंट क्या है बोले एक बार उसे, नेसेसरी है। टू मेक क्या बोले एक बार उसे, ट्रांजैक्शन ऑपरेटिव। ट्रांजैक्शन को क्या करना है, ऑपरेटिव। तो क्रेडिटर का कंसेंट क्या होना चाहिए, जरूरी है। क्लियर है कंसेप्ट सबको, हाँ है ना। नोवेशन इज अ टेक्निकल टर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द लाइबिलिटी, ऑफ कोर्स नॉट कन्फाइंड ओनली टू केस ऑफ पार्टनरशिप। तुमने अल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, नोवेशन सुना है क्या? रेगुलर बैच वालों ने नहीं सुना होगा, बोलो हाँ है ना। ओके, कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये कॉन्ट्रैक्ट का कंटेंट है जो हमारा बचा हुआ था थोड़ा बहुत। उस दिन हमने डैमेजेस कंप्लीट कर लिया था कॉन्ट्रैक्ट में से, याद है, हाँ है ना। दिस इज द रिमेनिंग कंटेंट। आप किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को 2-3 तरीके से चेंज कर सकते हो। सबसे पहला नोवेशन, दूसरा अल्ट्रेशन, तीसरा रिसेशन, चौथा रेमिशन। समझ में आ रहा है सबको, हाँ है ना। और पांचवा, और क्या होता है, डिक्लेयरिंग इट एज अ वॉइड ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी ऑफ द परफॉर्मेंस और इलीगलिटी ऑफ द, क्या बोले से, कॉन्ट्रैक्ट। पर वॉइड वाला नेचर नॉर्मली अल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, नोवेशन के साथ में काउंट किया नहीं जाता। क्लियर है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय नोवेशन? जरा सुनना। नोवेशन का सेंस कुछ ऐसा होता है, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को, ओल्ड को हम कैंसल कर देते हैं। कैंसल का स्पेलिंग क्या है? CNCEL,
सिर्फ CEL होता है क्या? कैंसिल कर देते हैं और जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब हम जब पार्टनरशिप में नया पार्टनर ऐड करेंगे हम सेम करते हैं, ओल्ड पार्टनरशिप को हम क्या कर देंगे? कैंसिल, और नए पार्टनरशिप को हम क्या कर देंगे? एग्जीक्यूट। नोवेशन ऑफ पार्टनरशिप। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो, अल्ट्रेशन में हम एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट के ही टर्म्स चेंज कर देते हैं। टर्म्स क्या कर देते हैं? बोले एक बार उसे चेंज, तो उसे हम क्या कहते हैं? जोर से बोले एक बार, अल्ट्रेशन। सब जन बोलो क्या कहते हैं? अल्ट्रेशन। रिसेशन में हम कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ देते हैं। जो हमारा ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है हम उसको रिसाइंड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। क्लोज या ब्रेकअप। ब्रेकअप सुना है ना? कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तुम आजकल मेरी बात ही नहीं सुनते, तुम तो मेरे को फोन भी नहीं करते, तुम्हारे पास मेरे लिए समय ही नहीं। अच्छा, हुआ है क्या ऐसा? अच्छा, तो ऐसे सिचुएशन में जाओ मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, ठाक, तुम खुश हो जाते हो, है जान छूटी लाखों पाए। बोलो है। सो ये क्या हो गया? बोले एक बार से रिसेशन। जोर से बोलो क्या हो गया? रिसेशन। क्लियर है? अगला रेमिशन। रेमिशन मतलब वेवर ऑफ रिमेनिंग परफॉर्मेंस। वेवर ऑफ रिमेनिंग क्या बोले एक बार उसे? परफॉर्मेंस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने तुमको अभी तक पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप। मैंने तुमको बोला कॉन्ट्रैक्ट सेल ऑफ गुड्स पार्टनरशिप मैंने पढ़ाया, कंपनीज और LLP नहीं पढ़ाऊंगा। तुम बोले वाह वाह वाह, जाओ निकलो यहां से, बहुत बोर कर लिया जिंदगी के अंदर, नहीं मत पढ़ाओ, हम देख लेंगे हमारे पर, तुम मत आओ, ऐसा तुमने मेरे को बोला। रेमिशन। अच्छा, सेंटी मत बनो, प्रैक्टिकली सोचो जिंदगी में, आदमी टॉर्चर करने के लिए वापस नहीं आएगा। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, इसको हम क्या कहेंगे? रेमिशन। जोर से बोलो क्या कहेंगे? रेमिशन। रेमिशन मतलब छोड़ देना पार्ट परफॉर्मेंस। डरो मत, मैं आऊंगा, मैं कंपनीज और LLP पढ़ा के जाऊंगा। ठीक है? क्या सर तुम नहीं पढ़ा? तो ये चीज को याद रखना। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो पार्ट परफॉर्मेंस को हमने क्या कर दिया? रेमिट। रेमिट मतलब छोड़ दिया। फिर वॉइड तो आपको बताइए, एक तो क्या हो गया? इलीगल या फिर इम्पॉसिबल। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट अल्टर हो सकता है। पर एक चीज तुमने याद रखनी है, पूछो के, जोर से पूछो के। ए जो अल्ट्रेशन होता है ना छोरे, ए जो अल्ट्रेशन होता है, समझ में आ रहे हैं? ए जो अल्ट्रेशन होता है छोरे, ए नोवेशन ही होता है। ए का होता है? नो, इसको अलग से ना मानोगा। ए का होता है? नोवेशन। अरे समझ में आ रहा है? ए बुड़बक, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? अबे बोलो हाँ है ना? सो अल्ट्रेशन इज अ टाइप ऑफ क्या? एक बार नोवेशन। अल्टीमेटली अल्ट्रेशन में करते क्या हो? ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स बदलते हो, मतलब ओल्ड गया नया आया। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो ये सुनो, लिहून टाका याला। हाँ, कपड़े चेंज करने क्या? अच्छा फोन होना, ऐसे कौन बोलता है मेरे से? तो कौन, मेरे को बताओ, ऐसे ऐसे किया तो मैं क्या समझूंगा?
चलो आगे बढ़े बच्चों, बोलो हाँ है ना। सो दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट वाला सिचुएशन। अब हम इसके अंदर नोवेशन किए हैं। मुझे बताओ, अगर नया पार्टनर ऐड किए है, ओल्ड पार्टनर चला गया है, तो हम अल्टीमेटली तो पार्टनरशिप का नोवेशन कर रहे हैं ना बच्चों। बोलो हाँ है ना। ए मां शक्ति, तो नोवेशन इज अ टेक्निकल टर्म इन अ कॉन्ट्रैक्ट। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? नोवेशन एक ऐसी टर्म है, बोले एक बार, टेक्निकल। क्लियर है नीचे? बट मियर एग्रीमेंट अमॉन्ग्स द पार्टनर्स कैनॉट ऑपरेट एज अ नोवेशन। सिर्फ पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट को हम नोवेशन कह सकते हैं क्या? बोले एक बार, नो। There's an agreement between the partner and the incoming partner that shall be liable for the existing debts will not ipso facto give a creditors of the firm any right against them. Clear है? फॉर एग्जाम्पल आपने नया पार्टनर ऐड किया और ओल्ड एग्रीमेंट ही चलता रहा। फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनर डेड हो गया, उसकी जगह पे उसका बच्चा आया और सेम टर्म्स चल रहे हैं, सेम सिचुएशन चल रहा है, तो क्रेडिटर्स को कोई नया राइट ऑब्टेन होगा क्या यहां पे? नहीं। तो वहां लिख के रखना, इफ old partner is replaced with his successor, if old partner is replaced with his successor and he is admitted to the partnership, then creditors will not have any new right. चलो डन एवरीबॉडी, बोलो हाँ है ना। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, व्हाट डू मीन बाय रिटायरमेंट बच्चों? ला 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 ला, सारे पार्टनर मिलके फर्म छोड़ रहे हैं, सारे पार्टनर के कंसेंट से हम फर्म छोड़ रहे हैं, उसे रिटायरमेंट कहेंगे? देखो मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, आज भी बोलता हूँ, सत्य सूरज जैसा होता है, कभी छुप नहीं सकता। सर आज तुम बाबा जी क्यों बने हुए हो? पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना, कॉन्सेंट्रेट करना, डबल ट्रिपल। क्या हुआ? आसाराम बापू, तेरा आइडियल आसाराम बापू है? कैसे आइडियल है जिंदगी के अंदर? ठीक है, पूरा ध्यान बोर्ड। और आसाराम बापू बाबा जी नहीं है, प्लीज पूरा ध्यान बोर्ड के ऊपर देना। सत्य सुर, और ये आसाराम बापू के नाम मत लिया करो क्लास के अंदर, लोगों को कुछ कुछ होता है। आगे स्टार्ट करे, बोलो हाँ है ना। नेक्स्ट, सो देखो बेटा, जब तक बात है पार्टनरशिप से डिजाइन करने की, क्या करने की? बोले एक बार, जोर से बोलो, क्या करने की? डिजाइन। तो पार्टनरशिप दो तरीके से होती है। एक होती है पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप एट विल। एट विल मतलब बच्चों, मन मर्जी से, वॉलेंटरी पार्टनरशिप। कैसा वाला पार्टनरशिप? वॉलेंटरी। और दूसरा जो पार्टनरशिप होता है, दैट इज पार्टनरशिप, क्या बोलते हैं इसको? एट अप्रूवल। पार्टनरशिप क्या बोले एक बार? एट अप्रूवल। सिर्फ रेजिग्नेशन को मद्देनजर रखते हुए। वैसे तो पार्टनरशिप दो पार्ट में डिवाइड होती है, एस्टोपल, रजिस्टर्ड, नॉन रजिस्टर्ड, कंडक्ट वाली। क्लियर है? पर हम सिर्फ रेजिग्नेशन को ध्यान दें तो ये दो कैटेगरीज बनेंगे। पार्टनरशिप एट विल में पार्टनर कैन रिजाइन एट एनी टाइम। रिजाइन एट का एक बार उसे एनी टाइम। इसके लिए उसको किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। उसने रिजाइन आया, मेरे मन को भाया, कंसेप्ट समझ में आ रहा है, मैंने रिजाइन किया, सिंपल एज दैट। लेकिन पार्टनरशिप एट अप्रूवल में रेजिग्नेशन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ ऑल पार्टनर्स। रेजिग्नेशन रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ क्या? एक बार, ऑल पार्टनर। रेजिग्नेशन के लिए सभी पार्टनर का अप्रूवल लगेगा, बिकॉज आपने पार्टनरशिप एट अप्रूवल बोला गया है। लेकिन पार्टनरशिप एट विल में आपको किसी का अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं। जब रिजाइन किया, पार्टनरशिप डिसॉल्व, गेम ओवर, मैं जा रहा, तुम्हारी लग गई। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ ना, जोर से बोलो ऐसा ना। ये चीज को अच्छे तरीके से याद रखना। क्लियर है? तो इसको लिख के रखो, गो फॉर इट फास्ट।
डन है रोड। अच्छा हो गया सबका? ओके सो रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अ पार्टनर में रिटायर विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। मतलब ये कौन से पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं? पार्टनरशिप एट अप्रूवल बाय वर्च्यू ऑफ एक्सप्रेस एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर और इन द केस ऑफ पार्टनरशिप एट विल बाय नोटिस इन राइटिंग टू ऑल द पार्टनर्स हिज इंटेंशन टू रिटायर। दोनों चीजें बोली है उन्होंने, बोलो हाँ है ना। सच अ पार्टनर हाउएवर कंटिन्यूज टू लाइबल। हाँ अब मुझे एक बात बताओ, आपने रिजाइन भी कर दिया पर क्या आप ओल्ड एक्ट्स के लिए लाइबल रहोगे? बोलो हाँ है ना। तो वो साइड में लिख के रखो, लाइबिलिटी फॉर द ओल्ड एक्ट्स विल ऑलवेज एग्जिस्टिंग। लाइबिलिटी फॉर द ओल्ड एक्ट्स विल ऑलवेज बी एग्जिस्टिंग टुवर्ड्स थर्ड पार्टीज। Liability for the old acts will be always existing towards third parties. Liability for old acts will be existing towards third party. Okay, next outgoing partner. मुझे एक बात बताओ, what do you mean by outgoing partner? ये तो हमने कई बार देखा है। क्या आउटगोइंग पार्टनर कंपीटिंग बिजनेस कर सकता है? जोर से बोलो। कब? स्पेसिफाइड पीरियड के बाद, स्पेसिफाइड लोकल लिमिट के बाहर। उसका नाम नहीं लेगा, उसके कस्टमर्स को नहीं छेड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। कल देखा था ना, देखो साइड में वहां पे नीचे, स्पेसिफाइड टाइम के बाद, स्पेसिफाइड एरिया के बाहर। हेलो, स्पेसिफाइड टाइम के बाद, स्पेसिफाइड एरिया के बाहर। उसका नाम नहीं लेगा, उसके कस्टमर्स को नहीं छेड़ेगा। डन है रोडे? सांगा हो। राइट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, ठीक है। आउटगोइंग पार्टनर में मैरी, नहीं सॉरी कैरी, तो ठीक है ना, गलती हुई ना, ये ऐसे मैरी वैरी बोल के लोगों को डराते नहीं है, ठीक है। आउटगोइंग पार्टनर में कैरी अ बिजनेस कंपीटिंग विद दैट ऑफ द फर्म, पर उसका नाम नहीं लेगा। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। जोर से बोले सर ना। Although this provision has imposed some restrictions on outgoing partner, it effectively permit him to carry on the business competing with that of the firm. A partner may agree with his partner that on his ceasing to be so, he will not carry a business similar to that of firm within a specified period or within specified local limits. ऐसा भी हो सकता है कि आउटगोइंग पार्टनर एग्रीमेंट कर ले बाकी पार्टनर से कि नहीं भाई मैं ना करूंगा ही नहीं जिंदगी में कंपीटिंग बिजनेस, पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा एग्रीमेंट उसने किया है तो क्या वो कंपीटिंग बिजनेस कर पाएगा? लाइफ टाइम नहीं करूंगा ऐसा एग्रीमेंट किया है तो कर पाएगा क्या? अब ये मैटर डिस्प्यूटेड है, क्योंकि जब आप ऐसा एग्री करते हो तो वो बन जाती है एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, और एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड वैलिड होती है क्या? नहीं, हमेशा वॉइड होती है। तो ये डिस्प्यूटेड मैटर है। हाँ, इसके ऊपर हम कोई कंक्लूजन नहीं करेंगे, ना हाँ ना ना। क्लियर है? केस टू केस बेसिस पे कोर्ट सॉल्व करेगा। अपने क्या लेना, मियाँ राजी बीवी राजी, क्या करेगा काजी? समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना। पर एक डिस्प्यूटेड है, ये चीज मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है। सो लिखना लाइफ टाइम एग्रीमेंट, लाइफ टाइम एग्रीमेंट नॉट टू कैरी कंपीटिंग बिजनेस, लाइफ टाइम एग्रीमेंट नॉट टू कैरी कंपीटिंग बिजनेस इज अ डिस्प्यूटेड एग्रीमेंट, इज डिस्प्यूटेड एग्रीमेंट, is disputed agreement, DISPUTED, neither valid nor invalid, neither valid nor invalid। ठीक है, इसलिए उन्होंने नीचे भी बोला है कि एग्रीमेंट विल नॉट बी इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इफ रिस्ट्रेंट्स आर रीजनेबल। अगर रिस्ट्रेंट रीजनेबल है तो रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड नहीं है। नीचे ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर
he has a right to receive his share of a property of the firm including goodwill. ये तो हमने कल ही देखा था ना. अगर आप रिटायर हो रहे हो तो आप असेट लेके जा सकते हो, आप लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेगी, शेयर ऑफ प्रॉफिट लेके जा सकते हो और गुडविल. 3 चीजें आप लेके जा सकते हो रिटायर होते हो. तीनों चीजें लिख लो, पूछो कौन कौन सी. सबसे पहले क्या लेके जा सकते हो? असेट. दूसरी चीज प्रॉफिट शेयर और तीसरी चीज बच्चों गुडविल. ये 3 चीजें तो आप लेके जा सकते हो. टेक व्हाइल रिटायरिंग. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोले सर ना. और अगर उसको पे करने में डिले कर दिया तो आउटगोइंग पार्टनर को इंटरेस्ट कितना देना पड़ता है? ये देखो नीचे 6% पर एनम. लिख लिया सबने? नीचू. If any contract between a partner, an option has been given to survive or continuing partner to purchase the interest of outgoing partner, the option is duly exercised, outgoing partner or his estate will not be entitled to any further share of profit. शानदार चीज बोली गई है. कोई मेरे को समझाएगा इसको? मैं की वर्ड्स अंडरलाइन करता हूं. ऑप्शन हैज given to surviving and continuing partner to purchase the interest of outgoing partner. मतलब शानदार. अब बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड के ऊपर ध्यान देना. एग्जाम्पल देता हूं, समझ में जरूर आएगा. ठीक है? अंक्या साग्या पार्या मो जेसी मोया नार्या. नार्या था ना? बोलो हाँ है ना? इतने सारे पार्टनर थे, पूरा झुंड का झुंड. ठीक है? सब पार्टनर थे. इसमें से मोया को प्यार हो गया जस्मीन से. मोया बोले अब मेरे को कमाने की कोई इच्छा नहीं है, मैं प्यार में ही जी सकता हूं. प्यार में क्या कर सकता हूं? जी सकता हूं. इसलिए मोया बोले आई एम रिटायरिंग. और इन सब का प्रॉफिट शेयरिंग था 1:1:1:1:1:1:1. क्लियर है? सबका अपना अपना सिंगल. डिवाइड जो प्रॉफिट आएगा डिवाइडेड बाय 6. नरिया बोले आई एम रिटायरिंग, सॉरी मोया बोले आई एम रिटायरिंग. तो मोया को 3 चीजें मिलनी चाहिए. एक तो असेट से शेयर मिलना चाहिए, प्रॉफिट से शेयर मिलना चाहिए, गुडविल मिलना चाहिए. बोलो हाँ है ना? नरिया मोया बोले मेरे को ये तीनों चीजें तो मैं जा रहा हूं. नरिया सामने आया. नरिया बोलता है मोया तू जा रहा है तो एक काम करना, तेरा ये जो सब है ये मेरे को बेच के चला जाए फर्म का. ला 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 ला. समझ में आ रहा है? ला 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 ला. और पुराने जमाने में क्या सनसेट होता था, समंदर का सीन होता था, एक साइड हीरो एक साइड हीरोइन, और दोनों स्लो मोशन में भागते भागते एक के पास आ रहे थे और पीछे सन जो रहता था उसके सामने आके भिड़ते थे एक दूसरे से. बोलो हाँ है ना? भिड़ते नहीं, मिलते थे वहां पे. ठीक है? सो आके आपटते थे ना एक दूसरे के ऊपर. अरे बोलो हाँ है ना? तो अब ऐसे सिचुएशन में तुम्हारे साथ भी वही हो रहा है. तुम इधर हो, कंसेप्ट इधर है. ठीक है? पीछे सनसेट है, समंदर है, जमीन है, रेत है, और तुम दोनों एक से दूसरे की तरफ भाग रहे हो. एक साइड से कंसेप्ट, एक साइड से तुम. ला 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 ला. भिड़ जाओ. बताओ समझ में आया क्या? तो यहां पे नरिया मोया को बोल रहा है कि भाई तेरा जो पूरा पार्टनरशिप का शेयर है मेरे को दे दे. और नरिया ने मोया को एग्रीमेंट के अंदर दे दिए रुपए 50 करोड़. कितने करोड़ दे दिए? 50. अब जितना भी मोया का है वो सब किसको मिल जाएगा? नरिया. असेट भी, प्रॉफिट भी, गुडविल भी, जैस्मिन नहीं सॉरी. सो असेट भी, प्रॉफिट भी, और क्या बोले हुआ जो से गुडविल भी. कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना. क्योंकि उसने मोया को कितना दे दिया? 50 करोड़. तो अब आप फर्म में से कुछ लेके जा सकते हो क्या?
अब वापस पढ़ के देखो उसको, और जिसको चाहिए लिख के रखना, गो फॉर इट फास्ट। पार्टनर 2-3 कम भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लीव लगा, वो समझ में आया क्या? डन एवरीबॉडी? बोलो हाँ है ना। सो ये हो गया आपका रिगार्डिंग क्या वाली बात से, आउटगोइंग पार्टनर। कौन सा वाला पार्टनर? आउटगोइंग। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लाइबिलिटीज ऑफ आउटगोइंग पार्टनर। क्या क्या लाइबिलिटीज होगी? ए बुर्र पांडुरंग बोलो, क्या क्या लाइबिलिटीज होगी? जो एग्जिस्टिंग एक्ट है उसके लिए लाइबल रहेगा क्या? तो लिख के रखो, ही इज लाइबल फॉर हिज एग्जिस्टिंग एक्ट्स। Liable to third party for the acts of the firm before his retirement until public notice. ठीक है, समझ में आ रहा है? बट ये सेंटेंस बड़ा काम का है। But the retired partner will not be liable to a third party if the latter deals with the firm without knowing that the former was a partner. मतलब उसको पता ही नहीं था थर्ड पार्टी को कि तुम पार्टनर हो, और फिर भी वो फर्म से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तुम उसको तुम्हारे बारे में नॉलेज ही नहीं था, तो क्या तुम लाइबल रहोगे? जोर से बोलो नहीं। नीचे, एज रिगार्ड्स द लाइबिलिटी फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म डन बिफोर हिज रिटायरमेंट, द रिटायरिंग पार्टनर रिमेन्स लाइबल फॉर द सेम अनलेस देयर इज एग्रीमेंट मेड बाय हिम विद द थर्ड पार्टी कंसर्न एंड पार्टनर्स ऑफ द रिकंस्ट्रक्टेड फर्म। सच एन एग्रीमेंट मे बी इंप्लाइड by the course of the dealing between the third party and a reconstituted firm after the knowledge of the retirement। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? मतलब जब वो रिटायर हो गया तो जो भी एक्ट उसने पहले किए होंगे उन सबके लिए वो थर्ड पार्टी को क्या है? लाइबल, अनलेस उसने थर्ड पार्टी से एग्रीमेंट ना किया हो। क्या ना किया हो? एग्रीमेंट ना किया हो। कंसेप्ट समझ में आया? और रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म जब होगी तो उसने खुद की लाइबिलिटी पे ऑफ करनी है। जब नई फर्म आएगी उसके अंदर वो किसी भी चीज के लिए लाइबल नहीं होगा। जैसे न्यू पार्टनर ओल्ड एक्ट के लिए लाइबल नहीं होता, वैसे ओल्ड पार्टनर न्यू एक्ट्स के लिए लाइबल नहीं होता। क्लियर है? तो लिख के रखना, न्यू पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर ओल्ड एक्ट्स। न्यू पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर ओल्ड एक्ट्स। In the same way, old partner is not liable for the new acts. Old partner is not liable for the new acts. चलो डन एवरीबॉडी? मुझे एक बात बताओ, क्या पार्टनर को मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर हकाल सकते हैं? अब जरा इधर ध्यान देना। एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, व्हाट डू मीन बाय एक्सपल्शन? हकाल देना। एक्सपल्शन ऑफ जो पार्टनर है ना बच्चों, वो दो तरीके से हो सकता है। पहला, इफ एग्रीमेंट इज साइलेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज क्या वाली बात उसे? साइलेंट। इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट स्पेसिफाइज, अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइलेंट है तो ऑल पार्टनर्स का कंसेंट लगेगा।
ऑल पार्टनर्स का क्या लगेगा? कंसेंट। फॉर द पर्पज ऑफ क्या बोले बाजू से? एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, फॉर एक्सपल्शन। और अगर एग्रीमेंट स्पेसिफाई करती है तो एक्सपेंशन होगा एज पर एग्रीमेंट, एज पर क्या लिखा उसे? एग्रीमेंट, जिसके अंदर कुछ भी लिखा जा सकता है कि भाई ऐसा भी लिखा जा सकता है, फॉर एग्जाम्पल मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर कैन एक्सपेल द पार्टनर, ये भी लिखा जा सकता है, बिकॉज एग्रीमेंट पे तो सभी पार्टनर्स की साइन होंगी। बोलो हाँ है ना? तो अगर एग्रीमेंट है, नॉर्मली ऐसा एग्रीमेंट नहीं होता है, दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, ऐसा कोई एग्रीमेंट करता ही नहीं है। पर अगर आपने एग्रीमेंट किया है कि भाई मेजॉरिटी डिसाइड कर सकता है कि एक को हटा लेंगे, हो सकता है। ऊपर वाले केस में अगर 6 लोगों में सबने मिलकर रिजोल्यूशन पास किया, 4 लोग थे, चारों के चारों ने, अब मेजॉरिटी 4 ही है, चारों ने मिलकर रिजोल्यूशन पास किया, मोया नहरा दोनों को निपटा देते बुर्र, तो ऑब्वियसली निपटा पाएंगे क्या? यस, अगर इनका एग्रीमेंट होगा तो। अगर एग्रीमेंट नहीं होगा तो कर पाएंगे क्या? नहीं। कंसेप्ट समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर। नो। दूसरी बात, जब मैं कहता हूं एग्रीमेंट इज साइलेंट, ऑड पार्टनर शॉल गिव अ कंसेंट फॉर एक्सपल्शन। अब ऑल पार्टनर्स शॉल गिव अ कंसेंट फॉर एक्सपल्शन मतलब जो एक्सपेल हो रहा है वो पार्टनर मिला के या वो पार्टनर छोड़ के? मिला के या छोड़ के? वो छोड़ के सभी पार्टनर, फिर वो एक्सपेल हो सकता है? क्या लगता है? एक्सपेल किया वाला मिला के, लास्ट बेंच जागो, अरे अरे गुड मॉर्निंग, अरे मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आई रुत मस्तानी कब आएगी तू, बीत जाए वैलेंटाइंस कब आएगी तू। बोलो नहीं आएगी, चली नहीं आएगी, डोंट वरी। बोलो सो वो मिला के या वो छोड़ के? मिला के या छोड़ के? अब एक चीज भी डिस्प्यूटेड है, तो हम एग्जाम में क्या लिखे? तुमने एग्जाम में लिखना है ऑल पार्टनर्स शॉल गिव कंसेंट। सर पर मिला के या छोड़ के? ऑल पार्टनर्स शॉल गिव कंसेंट। सर पर मिला के छोड़ के, वो तो बोलो ऑल पार्टनर्स शॉल गिव कंसेंट। कंसेप्ट समझ में? वो थोड़ी पूछने वाला है तुमको मिला के छोड़ के, वो तो हम पूछ रहे हमारे लॉजिकल एंड। उसने पढ़ लिया ऑल पार्टनर, उसको सजेस्टेड आंसर में देखा ऑल पार्टनर ही टिक टिक ब्र। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना। तो आपने क्या बोलना है? ऑल पार्टनर शॉल गिव कंसेंट। सो इधर आ जाना। A partner may not be expelled from firm by majority of the partner. मतलब मेजॉरिटी पार्टनर्स को हकाल सकते हैं क्या? नहीं। Except in exercise in good faith the power conferred by contract between the partners. अगर आपने एग्रीमेंट ने जो पावर दिया है वो एक्सरसाइज कर रहे हो एक्सपेल करने के लिए, वो भी गुड फेथ में, तो एक्सपेल हो सकता है। और एग्रीमेंट ने मेजॉरिटी को पावर दिया होगा तो होगा ना ये। इन इट इज दस इसेंशियल दैट, चैन से सुना है तो जानता है, इसेंशियल दैट द पावर ऑफ द एक्सपल्शन, पेन ड्राइव वर्चुअल, सॉरी जिसने हेडफोन पहना है वेरी सॉरी, अभी रियलाइज हुआ मेरे को, एकदम से ऐसे गाली पहुंच गई मेरे पास में आपकी, ठीक है। द पावर ऑफ द एक्सपल्शन मस्ट हैव एग्जिस्टेड इन अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्या बोले बाजू से? पार्टनर। द पावर हैज बीन एक्सरसाइज्ड बाय मेजॉरिटी ऑफ क्या बाजू से? पार्टनर इन गुड फेथ। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? मतलब अगर मेजॉरिटी पार्टनर को किसी को हकालना है तो पहला पावर शुड बी इन एग्रीमेंट, लिखो पावर इन एग्रीमेंट। दूसरा पावर बाय मेजॉरिटी। तीसरा पावर इन गुड फेथ। नीचे द टेस्ट ऑफ गुड फेथ एज रिक्वायर्ड अंडर 33 इंक्लूड्स 3 थिंग्स। दैट एक्सपेंशन मस्ट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। दैट द पार्टनर बी एक्सपेल्ड इज severed with the notice, is served with, severed नहीं, served with the notice,
and the opportunity of being heard. What is opportunity of being heard? उसको बोलने का मौका दो. उसको हकाल रहे हो आप लात मार के, बोलने तो दो. क्लियर है? उसको बोलने का मौका तो दो, तो उसकी बात सुन लेनी चाहिए. आप उसको हकाल रहे हो, वो मरने वाले की भी आखिरी इच्छा पूरी पूछी जाती है. बोलो हाँ है ना? तुम्हें कैसे पता? आगे लेट्स गो. इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. इंसॉल्वेंसी सुना है? मैंने आपसे एक धर्म संकट वाला सवाल पूछा था जिसमें आपने बहुत गलत गलत जवाब दिए थे. वेदर इंसॉल्वेंट पर्सन इज कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग? है? एकदम सही जवाब दे रहे हो सब जन. कैसे? क्या लिख के दिया था मैंने? अच्छा. इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर. व्हाट डू मीन बाय इंसॉल्वेंट? Liability is more than asset and तो उसे हम क्या कहते हैं? इंसॉल्व. अगर पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या करना चाहिए? उसको निकाल देना चाहिए. और फर्म का क्या होगा? फर्म इज देयर बाय डिसॉल्व्ड. ठीक है? वेयर अ पार्टनर इन अ फर्म एडजुडिकेट इंसॉल्वेंट, he ceased to be a partner on the date of the order of adjudication, whether or not the firm is thereby dissolved. His estate which vests with the official assignee. Official assignee मतलब successor और liquidator या auctioneer. लिक्विडेटर, ऑक्शनियर और सक्सेसर. ओके. हिज एस्टेट सीज टू बी लायबल फॉर एनी ऑफ द फर्म डन आफ्टर द डेट ऑफ द ऑर्डर. मतलब जब वो इंसॉल्वेंट हो उसके बाद के सभी एक्ट्स के लिए क्या वो लायबल रहेगा? नॉट लायबल रहेगा. जोर से बोलो. नॉट लायबल रहेगा. जिस दिन वो इंसॉल्वेंट हो गया उसके बाद में क्या वो लायबल रहेगा? नहीं. क्लियर है? नीचे. एंड द फर्म इज ऑल्सो नॉट लायबल फॉर एनी एक्ट ऑफ सच अ पार्टनर आफ्टर सच अ डेट, whether or not under a contract between the partner of the firm is dissolved by the adjudication. You must also note that ordinarily, but not invariably, the insolvency of the partner results in a dissolution of the firm. But the partners are competent to agree among themselves. The adjudication of the partner as an insolvent will not give rise to dissolution of the firm. मतलब एक इंसॉल्वेंट हुआ तो बाकी पार्टनर डिसाइड कर सकते हैं कोई बात नहीं, हम फर्म को लेके आगे बढ़ेंगे. तो नोवेशन ऑफ द फर्म किया जाएगा और नई फर्म आगे बढ़ सकती है. ठीक है? तो वहां लिखना रिमेनिंग पार्टनर्स. रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू विद द फर्म. रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कंटिन्यू विद द फर्म. डन एवरीबॉडी? सांगा हो. नेक्स्ट, डेथ ऑफ द पार्टनर. बोलो. इंसॉल्वेंसी हुआ है तो उसका शेयर लेके जा सकता है. हाँ तो वो लेके जा सकता है ना. एक्सपेल अगर आपने पार्टनर को हकाल भी दिया तो खुद का असेट, खुद का प्रॉफिट, खुद का गुडविल तीनों लेके जाएगा. क्लियर है? एक्सपेल क्या मतलब खाली हाथ जाएगा नहीं, उसका जितना बनता है वो तो लेके ही जाएगा ना. हाँ, उसकी कोई लाइबिलिटी बनती है वो निकालने के बाद. लाइबिलिटी बनती है वो निकालने के बाद. क्लियर है आंसर? बोलो हाँ है ना. नीचू. डेथ ऑफ द पार्टनर. मुझे तो पार्टनर मर गया तो उसका शेयर किसको देंगे? विंडो को. विंडो को देंगे ना. पार्टनर की विंडो होती है ना. और अगर लड़की रही तो, अगर लड़की रही तो विंडोवर. बोलो हाँ है ना. विंडोवर समझते हो? एक अगर मर्द रहा तो विंडो होगी और औरत रही तो विंडोवर. वेला रहा तो डोनेशन. ओके, यहां तक समझ में आ रहा है? तो उसके पत्नी को या उसके पति को और उसके बच्चों को उसका असेट, शेयर और गुडविल ये बांट दिया जाएगा. क्लियर है? सर अगर पति पत्नी नहीं है सिर्फ बच्चे है तो
अजीब चीजें मत सोचो जिंदगी में। आगे ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेरी इनका यही था पीछे दो वालों का, सर पति पत्नी नहीं बच्चे हैं सिर्फ, क्या करेंगे? छापा और पापा। वेयर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अ फर्म इज नॉट डिसॉल्व्ड बाय डेथ ऑफ द पार्टनर, द एस्टेट ऑफ द डिसीज पार्टनर इज नॉट लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म आफ्टर हिज डेथ। मरने के बाद आने वाली लाइबिलिटी के लिए वो लाइबल रहेगा क्या? जोर से बोलो नहीं। तो लिखो नॉट लाइबल फॉर नेक्स्ट एक्ट्स, नॉट लाइबल फॉर फ्यूचर एक्ट्स। फुल स्टॉप। ऑर्डिनरीली द इफेक्ट ऑफ डेथ ऑफ द पार्टनर इज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप। ऑर्डिनरीली डिसोल्यूशन होता है, बट द रूल रिगार्डिंग द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप बाय डेथ ऑफ द पार्टनर इज सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टीज, इज सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट टू क्या बोला है? कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्या है? पार्टीज, एंड द पार्टनर्स आर कंपेटेंट टू एग्री दैट द डेथ ऑफ द वन विल नॉट हैव द इफेक्ट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एज रिगार्ड द सर्वाइविंग पार्टनर अनलेस द फर्म कंसिस्ट ऑफ ओनली कितना पार्टनर्स? बोले एक बार, 2 पार्टनर्स। मतलब बचे हुए पार्टनर एग्री कर सकते हैं कि उनको फर्म आगे कैरी करना है, तो लिखना रिमेनिंग पार्टनर्स कैन कैरी द फर्म, रूल नंबर 2। remaining partners can carry the firm. नीचे, in order the estate of the deceased partner may be absolved from the liability of the future obligation of the firm, it is not necessary to give the notice either to public or the person having dealings with the क्या बोले बाजू से firm. It is not necessary बोला है, it is क्या बोला है? Not necessary to give a notice either to public or a person. किसी को भी नोटिस देने की जरूरत नहीं है। क्लियर है कंसेप्ट? उसके साइड में लिखना द शेयर, द असेट, द प्रॉफिट शेयर एंड द गुडविल ऑफ सच अ पार्टनर, द असेट, द प्रॉफिट शेयर एंड गुडविल ऑफ सच अ पार्टनर will be transferred to his window और विंडोवर, विंडो लिखा ना आपने, WINDOW, हाँ ना? कितने लोगों ने विंडो लिखा चेक करो जरा आजू बाजू वालों के बुक में, एक ने तो पक्का लिखा होगा। लिखा, काट दो आंसर उसका। फारिया ओके, विडो एंड का एक बार, विडोवर एंड हिज चिल्ड्रन and his children's, बहुत सारे हो सकते हैं ना, बहुत सारे तो सर लगाते हैं ना चिल्ड्रंस को, नहीं लगाते क्या? क्या बात कर रहे हो? जैसे पीपल्स वैसे चिल्ड्रंस, हाँ ना? नहीं, हाँ अब डिपेंड है आपका इंटरेस्ट पड़ोस में कितना है। चलो आगे बढ़े, बोलो हाँ है ना? रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी सुना है सबने? अपने बच्चों की सोचो, पड़ोसी की नहीं, वो भी अपनी हो सकते हैं, बोलना आगे। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग, अरे ध्यान दो, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, व्हाट डू यू नो कंटिन्यूइंग गारंटी? इतना सारा इंग्लिश एक साथ, ओ माय द गॉड्स। थोड़ा स्लो बोलो, बाजू वाला तुम्हारी तरफ ऐसे देख रहा था, ये कौन बैठा है? इसको तो पहले कहीं नहीं देखा मैंने। ओके, कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब ऐसा गारंटी जो आप स्पेसिफिक समय के लिए देते हो और बोलते हो कि ड्यूरिंग दिस पीरियड जितने भी एक्ट करोगे उन सब के लिए मैं लायबल। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड को 2-4 लोन उठाने हैं, होम लोन, कार लोन, बाइक लोन, मैरिज लोन, ठीक है? और ऐसे केस में तुमको गारंटी देनी पड़ रही है, बेस्ट फ्रेंड है, कितना भी धरती पे बोझ हो, कितना भी एक्स का वाई हो, क्लियर है? तो ऐसे सिचुएशन में आपको गारंटी देनी पड़ेगी, नहीं देनी पड़ेगी? नहीं तो जिंदगी में सेटल नहीं हो पाएगा। तो तुमने बोला उसके बिहाफ पे कि अगले 2 साल तक जो जो हरकतें करेगा सबके लिए मैं लायबल। समझ में आ रहा है? कंटिन्यूइंग गारंटी,
क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? तो उसने कुछ भी किया तुम लायबल, हाँ कुछ भी करे, वो अगर लोन ले तो भी तुम लायबल, वो भी जो तुम सोच रहे हो आगे। लेकिन अगर बीच में उसकी हरकतें कुछ ज्यादा ही बढ़ गई, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये भी कर सकता है करके, और तुमको लगा कि अभी हद से बाहर जा रहा है, क्लियर है आंसर, तो तुम तुम्हारी कंटिन्यूइंग गारंटी बीच में रिवोक कर सकते हो। क्लियर है आंसर सबको? हाँ है ना? सो जरा बोर्ड के ऊपर ध्यान देना। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट प्रोवाइड्स दैट कंटिन्यूइंग गारंटी given to a firm or a third party in respect of transaction of the firm in the absence of agreement to the contrary revoked as to future transactions from the date of any change in the constitution of firm। जब से रिवोक किया तब से आप फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए लायबल नहीं रहोगे, जब तक दिया है तब के लिए आप लायबल रहोगे, तो कॉमन सेंस है। यू शुड नोट दैट अबव रूल इज सब्जेक्ट टू एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रारी, द एग्रीमेंट इफ एनी टू अ कॉन्ट्रारी रिक्वायर्स टू डिस्प्लेस द इफेक्ट ऑफ सेक्शन 38 मस्ट बी क्लियर। तो लिख के रखना साइड में, कंटिन्यूइंग गारंटी वंस रिवोक्ड, continuing guarantee once revoked, partner is not liable for any further acts, partner is not liable for any further acts। लिख लिया सबने? हाँ है ना? अब बच्चों, अब वक्त का तकाजा है और समय की जरूरत है कि अगला जो कंटेंट है उसको एक बार सिर्फ देखो कितना बड़ा है। मेन हेडिंग ऐसा है और सब हेडिंग्स तो चैप्टर एंड होने तक चल रहे हैं। बोलो हाँ है ना? तो इसको एक जगह पे लाना जरूरी है, कुछ इस कदर लिखना चाहिए कि एग्जाम में अगर पूछा जाए तो हम हमारे पॉइंट सेग्रीगेट कर पाए। क्लियर है? तो रजिस्टर लो और रजिस्टर के 2 जॉइंट पेजेस लो, जॉइंट पेजेस कल लिया था ना अपन ने, वैसे जॉइंट पेजेस लो और 6 कॉलम्स क्रिएट करना। छह कॉलम, एक घाव 6 टुकड़े, 3 तिकड़े 3 इकड़े, 6 कॉलम। हाँ, एक पेज पे 3, दूसरे पेज पे 3, 6 कॉलम्स क्रिएट करो, लंबे वाले, छोटे छोटे नहीं, लंबे वाले। हो गया? सांगा हो? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ड्रॉ कर लिए 6 कॉलम। पहले कॉलम में हेडिंग डालना, पहले तो पूरे चार्ट का मार्जिन में सबसे ऊपर हेडिंग डालना, मार्जिन में सबसे ऊपर हेडिंग डालना रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, मार्जिन में सबसे ऊपर बड़े हस्ताक्षरों में रजिस्ट्रेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। उसके अंदर कॉलम 1 में मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इट्स कंप्लीशन, मोड ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड इट्स कंप्लीशन। लिखना पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 फॉर रजिस्ट्रेशन। अब लिखते वक्त थोड़ा लॉजिक लगाना।
ठीक है, लिखते लिखते आपको पॉइंट समझ में आएंगे, जो नहीं समझ में आएगा वो इमीडिएटली पूछ लेना मुझसे, ठीक है, लेकिन लिखते वक्त लॉजिक लगाना। फॉर रजिस्ट्रेशन पार्टनर शुड फाइल, फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म पार्टनर शुड फाइल a statement stating, partner should file a statement stating sub point A, firm name, sub point B, sub point A firm name, sub point B place of business, sub point C date of joining of partners, date of joining of partner, D name and full address of partners, name and full address of partners. Next, duration of the firm, duration of firm. Next point, next main point, the statement should be signed by all the partners. स्टेटमेंट सभी पार्टनर ने क्या करना चाहिए? साइन। फुल स्टॉप। नेक्स्ट मेन पॉइंट, when registrar is satisfied, when registrar is satisfied that provisions are duly complied, that provisions are duly complied, provisions are duly duly complied, then they shall register the firm, then they shall register the firm and issue certificate. Full stop. However, registration is complete when the documents is delivered. Registration is complete when document is delivered. When documents are delivered. Full stop. Next column में heading consequence of non-registration. अगला column heading consequence of non-registration. लिखना, there is no penalty. Point number 1, there is no penalty in Indian law. There is no penalty in Indian law. No penalty in Indian law. But there are following problems. But there are following problems. Point number A, the firm or its agents, the firm or its agents cannot sue एनी थर्ड पार्टी. आपकी फर्म रजिस्टर्ड ही नहीं है तो आप किसी के ऊपर केस कर पाओगे क्या? आपका लीगल एग्जिस्टेंस ही नहीं है. द फर्म और इट्स एजेंट कैनॉट स्यू द थर्ड पार्टी. पॉइंट नंबर 2, सब पॉइंट 2,
If any third party files the case, if any third party files the case, the firm or partners cannot claim the set off. If any third party files the case, the firm or partners cannot claim the set off. Cannot claim the set off. नेक्स्ट पॉइंट, मुझे पार्टनर, हाँ मतलब किसी थर्ड पार्टी ने अगर फर्म के ऊपर केस कर दिया, पार्टनर के ऊपर केस कर दिया, तो थर्ड पार्टी का केस वैलिड है, लेकिन पार्टनरशिप केस कर सकता है क्या? नहीं। तो आप ये नहीं बोल सकते थर्ड पार्टी ने केस कर दिया, हमारी तो फर्म ही नहीं है, उल्लू बनाया, अप्रैल फूल। समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? तो आप ये नहीं बोल सकते, तब आपको पे करना पड़ेगा। पर आप जब केस करने जा रहे हो, आप केस कर पाओगे क्या? नहीं। अच्छा, पार्टनर्स एक दूसरे के ऊपर केस कर सकते हैं क्या? जोर से बोलो, लिखना। पार्टनर्स कैनॉट ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट ईच अदर। पार्टनर कैनॉट, क्या लिखा? ब्रिंग लीगल एक्शन अगेंस्ट ईच अदर, अगेंस्ट ईच अदर। However, they can claim accounts of the firm and its dissolution. Accounts of the firm and its dissolution. फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? मतलब पार्टनर्स एक दूसरे के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं क्या? नहीं। पर वो क्या कर सकते हैं? फर्म को डिसॉल्व, और अकाउंट्स को क्या कर सकते हैं? मांग सकते हैं कि अकाउंट्स बताओ, फर्म को डिसॉल्व करो। क्लियर है? नेक्स्ट हेडिंग, नेक्स्ट कॉलम में, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कब कब फर्म डिसॉल्व होता है? ओल्ड पार्टनर छोड़ के गया, या नया पार्टनर फर्म में आया, या तीसरा बाय म्यूचुअल कंसेंट। क्लियर है? या फिर फर्म हो गया इलीगल, चौथा। क्लियर है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, पांचवा। तो लिखना, फर्म कैन बी डिसॉल्व ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फर्म कैन बी डिसॉल्व ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। फॉलोइंग रीजंस। पॉइंट नंबर ए, म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट। पॉइंट नंबर बी, पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट। पॉइंट नंबर सी, business become unlawful. Business become unlawful. Point number D, happening of contingencies. Happening of contingencies such as death, retirement, etc. पॉइंट नंबर ई, हाँ लिख लिया? पॉइंट नंबर ई, नोटिस बाय पार्टनर। नोटिस बाय पार्टनर ऑफ रिजिग्नेशन। और पॉइंट नंबर एफ, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ऑर्डर ऑफ क्या लिख बाजू से? कोर्ट। अब कोर्ट देखो कब कब ऑर्डर पास करेगा, वो सब चीजें अपन वहां लिख नहीं पाएंगे, पर यहां मैं मार्क करके रखता हूं। देखो, इनकैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जैसे अनसाउंड माइंड, परमानेंट इनकैपेसिटी टू बिकम अ पार्टनर, मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, ट्रांसफर ऑफ सेल,
of whole interest, improbability of business, any equitable ground as per the court. ये सब रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से कोर्ट ऑर्डर पास करेगा. समझ में आ रहा है सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर. नो, हुए नहीं है. ठीक है. नेक्स्ट मेन पॉइंट उसके अंदर, अभी तक सब पॉइंट चल रहे थे ना. नेक्स्ट मेन पॉइंट, डिसोल्यूशन मीन्स cutting down jural, JURAL, cutting down jural relation, ब्रैकेट में लीगल रिलेशन, जुरल ब्रैकेट में लीगल रिलेशन बिटवीन द पार्टनर्स. नेक्स्ट पॉइंट, if one partner exits, then other partners can resolve to continue the firm as required. फुल स्टॉप. वो कॉलम हो गया खत्म. क्लियर है? अगले कॉलम में हेडिंग डालना, कॉन्सिक्वेंस ऑफ डिसोल्यूशन. मुझे बताओ, फर्म डिसॉल्व हो गया तो आप कब तक लायबल रहोगे? हाँ, आप नहीं, कौन से दिन तक लायबल रहोगे? जब तक आप डिक्लेयर नहीं करते. So firm is liable till the date of public notice. So point number 1, the liability of firm continues. The liability of the firm continues till the date of public notice. Till the date of public notice. However, in following cases, no liability is there, even if public notice is not given. फर्म, क्योंकि हम फर्म डिसॉल्व कर रहे हैं ना, और फर्म की लाइबिलिटी अल्टीमेटली पार्टनर्स की जॉइंट और सेवरल हो जाएगी सभी की. क्लियर है? ओके. क्या लिखा? इवन इफ पब्लिक नोटिस इज नॉट गिवन लिखा सबने. उसके अंदर पॉइंट नंबर है, डिसीज पार्टनर नॉट लायबल फॉर सब्सिक्वेंट एक्ट्स. Deceased partner not liable for subsequent acts. Point number B, insolvent or dormant partner is not liable for subsequent acts. Full stop. नेक्स्ट मेन पॉइंट, मुझे तो वाइंडिंग अप कर सकते हो क्या? वाइंडिंग अप मतलब क्या होगा? बिजनेस को बंद किया जाएगा, असेट को बेच दिया जाएगा, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाएगा. तो लिखना, पार्टनर्स हैव अ राइट टू वाइंड अप द फर्म and distribute surplus among the partners
and distribute surplus amongst the partners. Surplus amongst the firm, amongst the partners after payment of all liabilities. After payment of all liabilities. Full stop. मुझे बताओ, क्या पार्टनर के राइट्स फर्म डिसॉल्व होने के बाद कंटिन्यू रहेंगे? ये तब तक ही रहेंगे जब तक के दो चीजें नहीं होती. देखना, जब तक वाइंडिंग अप नहीं होता या कोई ट्रांजैक्शन अनफिनिश नहीं होता. मतलब अगर कोई ट्रांजैक्शन अनफिनिश्ड है तो पार्टनर्स के राइट्स है, वाइंडिंग अप नहीं हुआ है तो पार्टनर के राइट्स है. लेकिन वाइंडिंग अप भी हो गया, ट्रांजैक्शन भी फिनिश हो गए तो पार्टनर्स के राइट्स भी खत्म. तो लिखना, पार्टनर राइट्स विल रिमेन एज इट इज. पार्टनर्स राइट्स विल रिमेन्स एज इट इज. पार्टनर्स राइट्स विल रिमेन एज इट इज till completion of winding up. Till completion of winding up or completion of transactions, or completion of transactions. ओके, नेक्स्ट, जब हम वाइंडिंग अप करेंगे तो सबसे पहले हम क्या पे करेंगे? सो देखो, losses including deficiencies of capital are to be paid first out of the profits. Clear है concept सबको? हाँ है ना? Out of capital and lastly by the partners individually in proportion to which they are entitled to share the profit. For example, X and Y are the partners sharing profit and losses equally, and X died on taking a partnership account. It transpires that contribution of 6,600 to the capital of the firm and Y of 400, the assets amounting to 2,000, the deficiency 6,600 plus 400 ये capital का था, minus 2,000 assets गए तो deficiency कितना बचा? बोले एक बार 5,000. मतलब इतना पार्टनर्स को मिलेगा क्या? नहीं, ये दोनों में इक्वली शेयर किया जाएगा. मतलब 2,500 की डेफिशिएंसी ये X बियर करेगा, 2,500 की डेफिशिएंसी कौन बियर करेगा? Y. The assets of the firm, including any sum contributed by partner to make up the deficiencies of capital, must be applied in the following manner. First, for paying the debt of the third parties, पहले हम इसको पे करेंगे. रुक जाओ, देखो बोर्ड के ऊपर. For paying to each partner ratably, ठीक है, due to him from firm for advance and distinguish from capital. For paying to each partner ratably what is due to him on account of capital and distributing the residue, if any, amongst the partner in the proportion in which they are entitled to share the profits. मतलब उन्होंने सीधा सीधा बोला है पैसे कैसे कैसे देने. ये कॉमन लॉजिक है. सबसे पहले हम क्या पे करेंगे? बोले एक बार लाइबिलिटी. दूसरा, अगर कोई डेट वगैरह होगा या कोई भी पार्टनर ने अगर लोन वोन एडवांस वगैरह दिया होगा तो हम उसको पहले पे करेंगे. फिर हम पार्टनर्स के कैपिटल पे करेंगे और फिर भी अगर प्रॉफिट बचता है तो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे. क्लियर? तो लिखना, द मनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. लास्ट मेन पॉइंट, मनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड. लास्ट मेन पॉइंट सेम कॉलम. जगह नहीं होगी तो पिछले 2-3 कॉलम में जगह होगी तो यूज कर सकते हो आप. मनी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड फर्स्ट टुवर्ड्स लाइबिलिटी. फर्स्ट टुवर्ड्स लाइबिलिटी. Second towards loan and advances by partners. First towards liability, second towards loan and advances by partner. Third towards capital of partners. Third towards capital of partner. Fourth and residual. Third towards capital of partners. लिखा है सबने. फोर्थ टुवर्ड्स रेसिडुअल. फोर्थ, दैट इज रेसिडुअल एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. फुल स्टॉप. कितने कॉलम कंप्लीट हुए? 4. 5वें कॉलम में हेडिंग देना.
5 कॉलम में आएगा, अपना काम हो जाएगा नियरली। गुडविल ऑन डिसोल्यूशन, गुडविल ऑन डिसोल्यूशन, गुडविल का क्या करेंगे बच्चों? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे किस प्रोपोर्शन में? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कि कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो में? देखो याद रखना, कैपिटल कंट्रीब्यूशन रेशियो अलग हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग हो सकता है। सबने इक्वल कैपिटल कंट्रीब्यूट किया पर काम करने वाला कोई एक ही है तो उसका प्रॉफिट शेयरिंग ज्यादा रहेगा। क्लियर है कंसेप्ट? बहुत सारे बच्चे हमेशा क्या अज्यूम करते हैं, जितना कैपिटल उतना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं। क्लियर है? तो लिखना पॉइंट नंबर 1, the partners can sell the goodwill of the firm partners can sell the goodwill of the firm to carry similar business to any existing partner or to third person, to any existing partner or to third person लिख लिया सबने? फुल स्टॉप। नेक्स्ट पॉइंट, द परचेसर विल हैव अ राइट to carry on the same business under old name and represent him as a successor of the old firm. Next point, partners can also distribute a goodwill among themselves. Partners can also distribute a goodwill amongst themselves in a profit sharing ratio. Last point, the purchaser of the goodwill, मुझे बताओ जो गुडविल परचेसर है वो फर्म के ओल्ड कस्टमर्स को सॉलिसिट कर सकता है क्या? बोलो हाँ है ना? यस। द परचेसर ऑफ द गुडविल कैन सॉलिसिट ओल्ड कस्टमर्स ऑफ द फर्म, फुल स्टॉप। लिख लिया सबने? लास्ट कॉलम, मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। रिटायर करते वक्त पब्लिक नोटिस देते हैं ना, मोड ऑफ गिविंग पब्लिक नोटिस। लिखना पब्लिक नोटिस शुड बी गिवन at least in official gazette of the state, official gazette मतलब गवर्नमेंट का डिक्लेरेशन, तो ब्रैकेट में लिखना गवर्नमेंट डिक्लेरेशन, एटलीस्ट इन ऑफिशियल गैजेट ऑफ द स्टेट, ब्रैकेट में गवर्नमेंट डिक्लेरेशन। पॉइंट नंबर 2, it should also be given in the newspaper
having local language. Where local language, where firm have a place of business. Where firm have a place of business. Third, it should also be given to registrar. It should also be given to registrar under section 63. Under section 63. नोटिस कब कब देना पड़ता है? लिखना एग्जिट के वक्त देते हैं नॉर्मली. नोटिस शुड बी गिवन. Notice should be given at the time of retirement or expulsion, at the time of retirement or expulsion, or dissolution, or attaining majority, or attaining majority. फुल स्टॉप. यहां पे आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है खत्म. इसी के साथ आपका पार्टनरशिप एक्ट भी होता है खत्म. समझ में आया सबको? हाँ है ना? जोर से बोलो सर ना. चलो सो हमारे 3 लॉ खत्म हो चुके हैं. ठीक है. एक काम करना, इन चीजों को थोड़ा स्टडी मटेरियल से कंपेयर करना जब भी आपको समय मिले. अगर आपको कोई डाउट हो या स्टडी मटेरियल का कोई कंटेंट अपन ने इसमें कवर ना किया हो तो अगले लेक्चर्स में जब मैं आऊंगा तब मुझे पूछना. ठीक है. चलो आज के लिए इतना काफी करते हैं. दिस ऑल फॉर टुडे. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. बोलो जोर से बोलो. चलो गुड डे. गॉड ब्लेस यू. गाना रह गया.